नमस्कार दोस्तों। जिंदगी की भाग दौड़ में हम अक्सर अपने लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं। हमारी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। ऑफिस की जिम्मेदारियां, रोजमर्रा का काम और व्यस्त शेड्यूल। इन्हीं सब के बीच में मैं और मेरी पत्नी काफी समय से कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वह टल जाता। फिर एक दिन हमने सोचा कि अगर सही समय का इंतजार करते रहे तो शायद कभी घूमने ही नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमने फैसला किया कि इस बार चाहे कुछ भी हो, हम अपने लिए समय निकालेंगे। अब सवाल था कि कहाँ जाएं? तभी हमारे मन में एक ही जगह आई, दार्जिलिंग। बचपन से हमने दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों और वहां चलने वाली मशहूर टॉय ट्रेन के बारे में सुना था। उसे अपनी आंखों से देखना और उसमें सफर करना हमारी छोटी सी ख्वाहिश थी। बस फिर क्या था, हमने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े एक खूबसूरत सफर पर, जहां हमारा इंतजार कर रही थी बादलों से ढकी पहाड़ियां, चाय के बागान, ठंडी हवाएं और दार्जिलिंग की ऐतिहासिक टॉय ट्रेन। तो शुरू हुआ हमारा सफर सिलीगुड़ी से, जहां पहुंचकर हमने एक बाइक किराए पर ली। पहाड़ों की ठंडी हवा, सामने घुमावदार सड़कें और दिल में दार्जिलिंग पहुंचने की उत्सुकता, बस यही हमारे सफर की शुरुआत थी। तो हमने हेलमेट पहना, बैग बाइक पर रखा और इंजन स्टार्ट करते ही ऐसा लगा जैसे असली एडवेंचर अब शुरू होने वाला है। जैसे जैसे हम शहर से आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे नज़ारे बदलने लगे। भीड़ भाड़ वाली सड़कें पीछे छूट गईं और उनकी जगह हरियाली से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और खूबसूरत घाटियां हमारा स्वागत करने लगी। रास्ते का हर मोड़ एक नई कहानी सुना रहा था। कहीं दूर तक फैले चाय के बागान, कहीं बादलों से ढके पहाड़, तो कहीं ऐसी सड़कें जिन पर बाइक चलाने पर अलग ही मजा था। रास्ते में हम जल्दबाजी में सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं चाहते, इसलिए बीच बीच में जहां भी कोई खूबसूरत नजारा दिखता, हम रुक जाते, कुछ पल वहीं बिताते, आसपास की खामोशी को महसूस करते और उस जगह की खूबसूरती को अपनी आंखों और कैमरे में दोनों में कैद करते। पहाड़ों की ठंडी हवा, दूर दूर तक फैली हरियाली, बादलों से घिरी चोटियां, प्रकृति की सुकून भरी आवाज, हर ठहराव इस सफर को और भी यादगार बना रहा है। और कभी गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते, तो कभी बस कुछ देर खड़े होकर उन वादियों को निहारते रहते। धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि सफर की असली खूबसूरती सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं थी, बल्कि रास्ते के हर छोटे बड़े पल को जीने में। शायद यही वजह है कि ये सफर हमारे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि जिंदगी की भागदौड़ से चुराए हुए कुछ अनमोल पलों की याद बन गया। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने के रास्ते में घूम मॉनेस्ट्री पड़ती है। तो मेरा सुझाव है, जब आप कभी भी दार्जिलिंग ऐसे जाएं तो घूम मॉनेस्ट्री और बतासिया लूप रास्ते में जरूर देख लें। समुद्र तल से लगभग 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मॉनेस्ट्री दार्जिलिंग की सबसे पुरानी तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। जैसे ही हम मॉनेस्ट्री के अंदर गए, बाहर की सारी भीड़ और शोर एकदम से गायब सा लगने लगा। चारों तरफ फैली शांति, हल्की सी प्रार्थना की आवाज और धूप की खुशबू ने अलग से ही सुकून का एहसास कराया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त धीरे चलने लगा हो। हम बस उस माहौल को महसूस करते रहे। पहाड़ों के बीच इतनी शांत जगह पर खड़े होकर दिल को एक अलग ही शांति मिली। मुख्य मूर्ति के पीछे रखी ये पवित्र मूर्तियां तिब्बतन बुद्धिज्म के महान गुरुओं और बोधिसत्वों का प्रतीक मानी जाती है। इनका उद्देश्य ज्ञान, करुणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का संदेश देना था। इस मोनास्ट्री की जो सबसे भव्य पहचान है, वो है इसकी 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्धा की भव्य प्रतिमा। इसके बाद हमने उनकी पेंटिंग्स को निहारा। इन पेंटिंग्स को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम बौद्ध संस्कृति और इतिहास के बहुत करीब आ गए हों। दीवारों पर बनी रंग बिरंगी पेंटिंग्स भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताती। इस तरह अंत में हमारा घूम मोनेस्ट्री का ये सफर यहीं खत्म होता है और अब हमारी तैयारी थी निकलने की आगे बतासिया लूप।
लेकिन सबसे खास बात यहाँ की आपको लगेगी घूम मॉनेस्ट्री के ठीक सामने में, उसके गेट पर से ही टॉय ट्रेन जाती है और आगे में दुकान है। वो दुकान है एक्चुअली में पटरियों पर ही लगते हैं, पर जब ये ट्रेन आती है ना, वो सब के सब अपनी दुकानों को हटा लेते हैं। तो कई बार आपने ये नज़ारा यूट्यूब पर कई जगहों पर देखा होगा, जहाँ पर कि दुकानों को ट्रेन की वजह से हटाया जाता है। पर अगर आप ये जगह देखना चाहते हैं एक्चुअली में इंडिया में, तो ये बेस्ट प्लेस है। टॉय ट्रेन का ये मज़ा शायद हर जगह नहीं मिलेगा दार्जिलिंग के अलावा। हम जब घूम ऑनेस्टी के सामने घूम ही रहे थे ना, वहाँ पे हमें सबसे बेस्ट मोमोज खाने को मिले। तो अगर आपको दार्जिलिंग के बेस्ट मोमोज खाने हैं, तो आपको घूम ऑनेस्टी के सामने सबसे बेस्ट मोमोज मिलेंगे। अब इसके बाद हम चल दिए दार्जिलिंग की ओर, पर क्योंकि मैंने बताया दार्जिलिंग हमारी मंजिल जरूर है, पर रास्ते में बतासिया लूप पड़ता है। वैसे तो बतासिया लूप को टॉय ट्रेन के घुमावदार लूप, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है वहां से देखने पे, उसके लिए जाना जाता है। पर इस जगह की सबसे खास बात है, इसी के थोड़े सामने में आप माउंट कंचनजंगा भी देख सकते हैं, जो कि माउंटेन व्यू आपको देखने को मिलता है। दार्जिलिंग घूमने का सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो अगर आप कंचनजंगा देखना चाहते हैं, तो आपको इसी समय आना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर गोरखा सैनिकों को सम्मान देने के लिए एक वॉर मेमोरियल भी दिखाई देगा, जो कि बड़ा ही सुहावना लगता है। बतासिया लूप की खूबसूरत यादों को अपने कैमरे और दिल में संजोकर अब मैं निकल पड़ा हूँ दार्जिलिंग शहर की ओर। पहाड़ों के घुमावदार रास्ते, ठंडी हवाएं और हर मोड़ पर दिखने वाले मनमोहक नज़ारे इस सफर को और भी यादगार बना रहे हैं। कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे दार्जिलिंग के दिल में, जहां हमारा इंतजार कर रही है उनकी मशहूर गलियां, स्थानीय बाजार और इस खूबसूरत हिल स्टेशन की अनोखी संस्कृति। चलिए इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। मेरी एक तरफ नजर आ रही है हिमालय की खूबसूरत पहाड़ियां और दूसरी तरफ खड़ी है विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की टॉय ट्रेन। यह स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, बल्कि दार्जिलिंग की पहचान है। यहाँ का शांत माहौल, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता हर पल को यादगार बना देती है। दार्जिलिंग स्टेशन की खूबसूरती देखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक, मॉल रोड, जिसे चौरस्ता भी कहा जाता है। यह जगह दार्जिलिंग की रौनक मानी जाती है। यहाँ चारों ओर कैफे, स्थानीय दुकानों, हस्तशिल्प की चीजों और पहाड़ों के शानदार नजारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शाम के समय यहाँ का माहौल और भी जीवंत हो जाता है। लोग टहलते हैं, स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेते हैं और ठंडी पहाड़ी हवा का आनंद उठाते हैं। मॉल रोड घूमने के बाद अब हम पहुंच गए दार्जिलिंग की सबसे मशहूर और प्रतिष्ठित बेकरी और रेस्टोरेंट, ग्लेनरीज। सालों पुरानी यह जगह अपने स्वादिष्ट केक, पेस्ट्री, ब्रेड, कॉफी और बेकरी आइटम्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने ग्लेनरीज के अंदर जाकर अंदर के सारे चीजों को ट्राई करने का सोचा। यहाँ का माहौल देखकर खुशी बहुत हुई। चारों तरफ ताजा बेक हुई ब्रेड, केक और पेस्ट्री दिख रही थी, तो हमने ट्राई भी किया। इसके बाद हमने ऐतिहासिक क्लॉक टावर, जो दार्जिलिंग की शान मानी जाती है, उसे देखा। जब आप मॉल रोड में होते हो ना, वहां से आपको महाकालेश्वर टेम्पल देखना बड़ा ही सामने पड़ता है। तो मेरा सजेशन है, जब आप यहाँ पर आए तो महाकालेश्वर टेम्पल जरूर देखें। यह मंदिर ऑब्जर्वेटरी हिल पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है ना, कि यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म का सुंदर संगम देखने को मिलता है। महाकाल मंदिर के दर्शन और यहाँ की आध्यात्मिक शांति का अनुभव करने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है लामाहाट्टा। दार्जिलिंग की भीड़ भाड़ से दूर, प्रकृति की गोद में बसा यह छोटा सा गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मनमोहक नजारों के लिए जाना जाता है। हमने कोई भी प्री बुकिंग नहीं कराई थी। हम जहाँ जाते थे वहीं पर होम स्टे लेते थे। इसी तरह हम जब लामाहाट्टा जा रहे थे तो हमने एक होम स्टे लिया। इस होम स्टे के बाहर देखने पे, जब हम गेट से बाहर निकलते थे तो अलग ही नज़ारा देखने को मिलता था। बाहर पहाड़ों की ओर देखने पे ऐसा लगता था जैसे क्यों ना हम यहीं रह जाएं। मैंने गुल्लू से कहा भी, क्या यहीं पे कोई घर बना लिया जाए क्या। इस होम स्टे में रहने का कॉस्ट 1200 रुपये आता है, जहाँ 1200 रुपये पर पर्सन लगता है। यानी आपको खाना और लॉज दोनों इस जगह पे मुहैया होती है।
होम स्टे से आपको पाइन फॉरेस्ट के सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं और रात को बड़ी शांति महसूस होती है। आप जब ऊपर जाते हैं तो अजब सा ठंडा सा माहौल देखने को मिलता है। आप रोड देख सकते हैं और वहाँ जो शांति महसूस होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की रहती है। हमारा होम स्टे लामाहाता पाइन फॉरेस्ट के ठीक बगल में ही था, तो सुबह उठते ही हम लामाहाता इको पार्क में पहुंच जाते हैं। ये इको पार्क दार्जिलिंग से करीब 23 किलोमीटर दूर है और अपनी शांति, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। इस इको पार्क को स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया है। यह जगह उन लोगों के लिए आदर्श है जो शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं। यहाँ ट्रैकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति के साथ समय बिताने के कई अवसर मिलते हैं। लामाहाटा की सादगी और शांति इसे एक यादगार अनुभव बनाती। मैं और गुल्लू यहाँ लामाहाता इको पार्क में खूब मजे कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, शांत माहौल ने हमें पूरी तरह रिलैक्स कर दिया था। हम दोनों कभी रंग बिरंगे फूलों के बीच घूमते तो कभी ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करते और हंसते रहते। तो इस तरह हमारा सफर अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका था। हमने 3 दिनों की छुट्टी ली थी और हम लोगों ने पहले 2 दिन दार्जिलिंग ही घुमा था, तीसरे दिन लामाहाता आए थे। जब हम वहां से लौट रहे थे तो मन में एक अजीब सी शांति और संतोष था, जैसे प्रकृति ने हमें कुछ खास दे दिया हो। शहर की भागदौड़ में लौटते हुए भी लामाहाता की सादगी और उसकी खूबसूरती हमारे दिलों में बस चुकी थी। यही वो पल था जब हमने महसूस किया कि सफर सिर्फ जगहों का नहीं बल्कि एहसासों का भी होता है, और हमारा यह सफर सच में यादगार बन गया। वापसी के रास्ते पर कदम तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल वहीं कहीं ठहर जाना चाहता था। एक अजीब सी शांति, एक गहरा सुकून और एक अनकहा अपनापन हमें महसूस हो रहा था, जैसे प्रकृति ने हमें अपने करीब बुलाकर कुछ खास सौंप दिया हो। शहर की भागदौड़ में लौटते हुए भी लामाहाता की सादगी और उसकी खूबसूरती हमारे भीतर बस चुकी थी। तभी एहसास हुआ कि सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि उन पलों को जीने का नाम होता है जो हमें भीतर से बदल देते हैं। और हमारा यह सफर सच में यादगार कहानी बन गया।